हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल बी का चैप्टर 2 यानी अप्रेजल असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज जो कर रहे थे उसका पार्ट 2 करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप डिस्क्लेमर देख लो दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो हम लोग पिछली बार ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, टर्नओवर मेथड और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, एमपीबीएफ यानी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड। ये एक श्री पीएल टंडन जो थे, चेयरमैन थे पीएनबी के, उनके द्वारा 1974 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जिसमें ये एमपीबीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया गया वहाँ से। ठीक है, इसमें मेथड ऑफ लेंडिंग में कहा गया कि जो भी कंट्रीब्यूशन होगा बोरिंग यूनिट के द्वारा वो फिक्स कर दिया कितने 25% पे, और जो वर्किंग कैपिटल गैप है लॉन्ग टर्म फंड के लिए वो बैंक दे रहा है। ठीक है, तो बैंक जो मैक्सिमम है वो 75% तक का ही फाइनेंस कर सकता है। तो एमपीबीएफ में कहा गया मान लिया टोटल 100 रुपए की आवश्यकता थी तो 25% फिक्स कर दिया गया बोरोवर के लिए, और मैक्स टू मैक्स 75% जो है वो बैंक दे देगा। 75 से कम भी हो सकता है लेकिन उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें दूसरा मेथड जो लेंडिंग का होता है वो क्या होता है कि मतलब पहला एमपीबीएफ का पहला मेथड देख लिया, मैक्सिमम 75% तक का गैप। दूसरा मेथड ये कहता है कि जो बोरोवर है उसको 25% मिनिमम करंट एसेट्स का जो भी टोटल है वो लॉन्ग टर्म फंड्स के रूप में लगाना पड़ेगा, और बैंक जो है बैलेंस प्रोवाइड करेगा, बैलेंस पैसा जो भी होगा। इसमें क्या होता है, इसमें ये कहा गया जो करंट रेशियो है वो कम से कम 1.33:1 का होना चाहिए। ठीक है, मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी की जो बात करी जा रही है वो कम से कम 1.33:1 होना चाहिए, तभी ये मेथड कारगर होगा। तीसरा मेथड जो लेंडिंग का, उसमें कहा गया इस मेथड में जो लॉन्ग टर्म फंड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो किस एक्सटेंट तक होगा कि जो करंट एसेट्स हैं मिनिमम 25% तक के वो होने चाहिए, और जो बैलेंस करंट एसेट्स हैं सिर्फ वही फाइनेंस किए जाएंगे बैंक फाइनेंस के द्वारा। जो भी जब पूरा करंट लायबिलिटी इसको नेट कर लिया जाएगा, मतलब जितनी रसीदें आपको पहले से प्राप्त हैं, जो एडवांस आपको प्राप्त है पहले से, वो जब नेट कर लिया जाएगा उसके बाद बचे हुए पैसे पे दिया जाएगा पैसा, ये कहा गया। ठीक है, तीनों में 25% तो बोरोवर दे ही रहा है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा पास है सीएमए डेटा। सीएमए डेटा में क्या है, जो बैंक्स हैं वो एमपीबीएफ के बेसिस पे सीएमए यानी क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं। सीएमए फॉर्मेट में कुछ फॉर्म्स फिक्स किए गए हैं जैसे, और वो अलग अलग बिजनेस टाइप के लिए अलग अलग होते हैं। भाई आपको कैसे रिक्वायर पता चलेगा कि एमपीबीएफ में हमें कितना पैसा देना, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर। सपोज अगर किसी एनबीएफसी को फाइनेंस किया जा रहा है तो अलग होगा, और किसी मैन्युफैक्चरिंग को किया जा रहा है तो वो अलग होगा। सीएमए फॉर्मेट यानी क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। सीएमए फॉर्मेट में कुछ फॉर्म्स बताए गए। पहला है फॉर्म 1। फॉर्म 1 में क्या है, इसमें जो भी वो बैंक मतलब जो एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं उनका डिटेल रहेगा। मतलब सपोज कंपनी एबीसी आती है और वो दे रही है उसमें, तो उसमें जो इनपुट रहेगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, जो भी इनपुट होगा वो इसमें डाल दिया जाएगा बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में। और उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सॉरी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, जो इसमें फॉर्म 2 आ रहा है वो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, उसमें सारा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट रहेगा उसका। इसके बाद जो बैलेंस शीट होगी उसका पार्ट ए आएगा इसमें, बैलेंस शीट स्प्रेड में, और एनालिटिकल और कंपैरेटिव रेशियो इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्म 4 में कंपैरेटिव स्टेटमेंट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के आएंगे। फॉर्म 5 जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बताएगा वर्किंग कैपिटल का, और फॉर्म 6 होगा वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। ये 6 फॉर्म बताए गए हैं जो कि अलग अलग बिजनेस टाइप पे डिपेंड करेंगे, उस हिसाब से अलग अलग होंगे। इसके साथ ही बैंक जो है वो 2 अन्य फॉर्मेट में भी डेटा कलेक्ट करेगा, क्योंकि इसी डेटा के बेस पे तो बैंक डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस को कितना देना है। मतलब सेलियंट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो भी उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट के होंगे वो, और साथ ही साथ कोई एडिशनल डेटा अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी, उसके लिए भी फॉर्मेट रहेगा। इसके बाद लास्ट आता है कैश बजट मेथड। कैश बजट मेथड बेसिकली स्टेटमेंट होता है जिसमें कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स दोनों चीजें रहती हैं। कैश बजट एक सब्स्टिट्यूट होता है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का, जिससे कि वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट किया जा सके। मतलब इसमें कैश रिसीट्स कितनी प्राप्त हुई और आपने कैश में पेमेंट कितना किया है, इसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना फंड दिया जाएगा। इस मेथड में क्या होता है, जो भी पीक कैश डेफिसिट अमाउंट होता है, मतलब आपने सब कुछ आप कैश में डील कर रहे थे, आप 100 रुपए प्राप्त किए, 200 पेमेंट किया, फिर 200 प्राप्त किए तो 300 पेमेंट किया, जो भी समझ लीजिए। तो जब एक ऐसा मौका देखा जाए कि सबसे हाईएस्ट डिफरेंस कहां पर है, मतलब आपने प्राप्त 100 रुपए किए लेकिन आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा वो 500 खरीदा, तो 400 रुपए का डिफरेंस आ गया, तो इसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो बोरोवर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम 25% होगा। मतलब जो हमने 100 और 500 का डिफरेंस 400 रुपए निकाला, तो उसमें 25% यानी कम से कम 400 का 25%, 100 रुपए कम से कम बोरोवर देगा, और बाकी 300 रुपए कौन देगा, फाइनेंस कंपनी या मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा। ठीक है, तो बेसिकली से जो करंट एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस हो, पीक डेफिसिट पीरियड भी देखा है कितने से कितने टाइम तक डेफिसिट बना रहा, साथ ही साथ जिसमें जो एक्चुअल ड्राइंग होगी वो मंथली कैश डेफिसिट के बेसिस पे अलाउ की जाएगी, ड्राइंग पावर चेंज भी होती रहेगी। इसके बाद हम लोग अब डिस्कस कर, इसका मेथड दिया हुआ है, इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक, व्हिच इज नॉट वेरी मच रेलेवेंट।
कैश बेस्ड मेथड की क्या एडवांटेज है, जो कस्टमर का प्लान मतलब अपना कस्टमर जो है वो कैश रिक्वायरमेंट्स को एडवांस में प्लान कर सकता है। और उस पर क्या होगा, बैंक जो है वो जिससे कि बैंक को एडिशनल फंड अगर अरेंज करना हो तो पहले से अरेंज कर सकता है। कस्टमर जो है, अगर मान लीजिए बैंक डिनाई कर देता है कि हम नहीं दे पाएंगे, तो कैश की वजह से कस्टमर को आइडिया है कितना पैसा चाहिए, तो कस्टमर अन्य तरीके से भी अन्य सोर्सेज से भी पैसा अरेंज करने के लिए प्रयास एडवांस में ही कर सकता है। जो बैंकर है वो कस्टमर से बहुत क्लोजली टच में रहेगा, जिससे कि उसको सारी चीज़ें, कोई डेंजर वगैरह आ रहा होगा, कोई हज़ार्ड होगा, कोई अगर बिजनेस डूबने वाला होगा, तो पहले से बैंकर को वेल इन टाइम अलार्मिंग सिचुएशन पता चल जाएगी। बैंकर जो है वो अपने रिसोर्सेज को भी प्लान कर सकता है कैसे उसे इतना फंड प्रोवाइड करना है। ये बात 100-200 रुपए की नहीं हो रही है, अरबों खरबों की बात हो रही है, ठीक है, तो इतना मत सोचिएगा आप लोग। असेसमेंट ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज के लिए देखिए, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी क्या होती है हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब नॉन फंड बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस गारंटी, ये सब। तो बैंक गारंटी के लिए कहा गया है कि अगर नॉन फंड फैसिलिटीज़ देनी है, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए बैंक गारंटी कहा गया है कि सबसे पहले उसको असेस करने के लिए जो भी नेचर ऑफ गारंटी है, किस प्रकार की गारंटी कस्टमर डिमांड कर रहा है, उसका क्या पर्पज़ के लिए गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के पर्टिकुलर्स क्या हैं, कितने अमाउंट की गारंटी डिमांड करी जा रही है, और जो कस्टमर है उसका क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, क्या है, बैंक के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, ये सब चीज़ें कंसीडर करनी है असेसमेंट के लिए। ये आपको पता है कि बैंक गारंटी दो तरह की होती है, फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस बेस्ड गारंटी, दोनों होती है, ठीक है। पर्पस क्या होता है बैंक गारंटी का, पहली बात परमानेंट गारंटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफाई करना कि जो गारंटी है वो परमानेंट है, फिक्स बेसिस पर है, और जो भी आउटस्टैंडिंग उसकी होगी उसके लिए गारंटी कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड गारंटी, मतलब जो भी इन गारंटी में जो भी लिमिट बनाई जाती है वो देखा जाता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है, फर्म का जो फंक्शन है, जो बेसिकली उसका जो काम है, उसकी क्या ड्यूरेशन है और कितनी देर के लिए गारंटी देनी, कितने दिन या कितने महीने, कितने साल के देनी है। गारंटी फॉर एक्सपोर्ट कोटा के लिए कहा गया है कि डिपेंड करता है कितना एक्सपोर्ट प्रपोज किया जा रहा है, उस हिसाब से एक्सपोर्ट कोटा पे गारंटी दी जाएगी। गारंटी फॉर टैक्स लायबिलिटी के लिए है कि बोरोवर जो है वो उसके मान लीजिए एक्साइज डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स अथॉरिटीज से ऐसी कोई भी डिस्प्यूटेड लायबिलिटीज हैं तो उसके लिए गारंटी बैंक दे देता है। बाय सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी पर एक्साइज ड्यूटी या किसी पर लग गया कि आपको 5 करोड़ रुपये पेमेंट करने, अब अगर जो कंपनी है वो 5 करोड़ रुपये या तो अपने बैलेंस शीट में उसको रिजर्व में रखे कि भाई कल को हमें पेमेंट करना, दूसरा तरीका क्या, गारंटी, उसने रिजर्व में रखा, किसी बैंक से गारंटी है कि अगर ये पेनाल्टी मुझ पर लगाई जाती है तो आप 5 करोड़ मेरे बदले दे देंगे। उसके बदले में जो बैंक है वो उनसे कमीशन ले रहा है, सिक्योरिटी ले रहा है, उनसे फीस चार्ज कर रहा है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं गारंटी फॉर टैक्स लायबिलिटी। गारंटी फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए कहा गया है जो बोरोवर है वो कभी कभी इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अगर करता है तो उसके लिए भी गारंटी बैंक से लेता है। गारंटी फॉर एडवांस पेमेंट का मतलब है जब बोरोवर किसी भी एक्सेप्ट करता है किसी एडवांस को, कोई काम उसे करना है, कोई प्रोडक्ट उसको बना के बेचना है, लेकिन उसने पैसा एडवांस में उठा लिया है किसी कस्टमर से, बायर से, तो उस केस में भी गारंटी कौन देता है, बैंक दे देता है उसके बिहाफ पे कि भाई काम नहीं हो पाया तो आपके पैसे वापस होंगे या हम आपका पेमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बैंक गारंटी अगेंस्ट एडवांसेस, ठीक है। असेसमेंट ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज में कहा गया अगला है लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक गारंटी में डिस्कस कर चुके हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट में कहा गया कि लेटर क्रेडिट एक रिटन बट कंडीशनल अंडरटेकिंग होती है जिसमें जो इशूइंग बैंक होता है वो अपने कस्टमर के बिहाफ पर ये कहता है बेनिफिशियरी को कि अगर ये पेमेंट नहीं कर पाए तो हम पेमेंट करेंगे, मतलब बैंक पेमेंट करेगा। असेसमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट में बताया गया है कि लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट असेस करने के लिए चाहे वो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए जो बैंकर जो है वो विभिन्न चीज़ों को देखता है, जैसे कि प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है, कि मतलब अगले साल में कितनी वैल्यू ये लोग यूज़ करने वाले, कितना टोटल, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल में डिपेंड करेगा ना कि अगर 4 ऑपरेटिंग साइकिल है तो मतलब 4 बार रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, तो वो टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल देखी जाएगी कितनी प्रोजेक्टेड वैल्यू है। उसके बाद देखा जाएगा कि कितना उन्होंने उधार पे लिया, कितना कैश में लिया है, क्रेडिट पे लिया है, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि जो कितना टाइम चाहिए बेनिफिशियरी को लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइस करने, बेनिफिशियरी मतलब जो थर्ड पार्टी है उसके लिए, ठीक है, जो मतलब बोरोवर सेल के अलावा तीसरा जो बंदा है, ठीक है। उसके बाद शिपमेंट और कंसाइनमेंट में कितना टाइम लगता है, भाई आप सपोज आप यहाँ से अफ्रीका भेज रहे हैं तो रास्ते में शिपमेंट में कहीं 30 दिन लग जाएगा, ठीक है, तो फिर वो टाइम भी कंसिडर किया जाता है कि उतने टाइम तक पैसा उनको रोक के रखना है, उतना का चार्ज लगाना है। जो क्रेडिट पीरियड है मतलब बेनिफिशियरी और कस्टमर के बीच कितने दिन की उधारी है, कस्टमर कहता है कि भाई हम जो बायर है वो कहता है हमको 60 दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो दैट इज यूसेंस पीरियड, उसको भी देखना है। असेसमेंट ऑफ टर्म लोन के लिए कहा गया है कि टर्म लोन जो होते हैं बेसिकली वो आपको पता है इंस्टॉलमेंट्स में पे किए जाते हैं, 3 साल से लेकर 10 साल तक इनका ज़्यादा जो ड्यूरेशन है वो रहती है, और जितना बड़ा टर्म लोन होगा उतना ज़्यादा रिस्क है, ये आपको पता है, क्रेडिट रिस्क उतना ज़्यादा रहेगा, इसीलिए टर्म लोन में क्या है वर्किंग कैपिटल वाले से ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है।
वर्किंग कैपिटल में कम रिस्क रहता है। असेसमेंट ऑफ टर्म लोन लिमिट के लिए कहा गया लैंड क्या क्या चीज़ें देखनी है, लैंड एंड साइट डेवलपमेंट के लिए, बिल्डिंग के लिए, प्लांट मशीनरी के लिए, टेक्निकल नो हाउ, ये सब चीज़ें देखनी है, उसके बाद टर्म लोन देना, उसके बिना नहीं देना है। एक्सपेंस ऑन फॉरेन टेक्नीशियन कितना हो रहा है, मिसलेनियस एसेट्स क्या क्या है, क्या प्री और पोस्ट ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं, इसके बाद कंटिजेंसी यानी इमरजेंसीज के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, वर्किंग कैपिटल का मार्जिन क्या दे रहे हैं, और इनिशियल कैश लॉसेस क्या है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। असेसिंग वायबिलिटी एंड डेब्ट सर्विस कैपेसिटी, वायबिलिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो भी किया जा रहा है जिसके लिए आप लोन दे रहे हैं वो कितना वायबल है, उसकी सेल्स, उसकी कॉस्ट, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही साथ उसका ये भी देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि प्रॉफिट जनरेट होगा कि नहीं होगा, भाई बिजनेस सफल भी होगा कि सिर्फ ख्याली पुलाव है सिर्फ। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो में कहा गया, नाम से ही क्लियर है, ऐसा रेशो जो कि डेप्ट को कवर करता है, बस सिंपल, ठीक है। डीएससीआर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जिसमें कि अपनी लायबिलिटीज़ को जो फर्म है वो फुलफिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये उसके डीएससीआर से पता चल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डीएससीआर अगर 1.5 तक है तो दैट इज़ रीजनेबल, मतलब कि जितनी आपकी लायबिलिटीज़ हैं वो आप इन मैटर ऑफ इमरजेंसी आप उसको कवर अप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, यही आपका डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस पार्ट एंड दिस चैप्टर एज वेल। Thank you so much for your valuable time. Do like, share, subscribe.